हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। देखिए, हर स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि टेंथ के बाद क्या होगा, व्हाट इज़ नेक्स्ट आफ्टर क्लास टेंथ। एक क्वेश्चन मार्क 101% होता है। तो देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि टेंथ तक जो भी आपने स्टडीज़ की, वो स्टडीज़ कौन सी क्लास में क्या पढ़ना है, ये सब आपके लिए पहले से डिसाइड किया गया था। जो सीबीएसई बोर्ड आपको बता रहा था, जो स्कूल आपको बता रहा था, जो आपके लिए अवेलेबल था, वही आपको पढ़ना ही था और उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन टेंथ के बाद आपके पास खुद अपना एक सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन होता है कि आप अपने किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने अलग अलग स्ट्रीम्स उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस फील्ड में भी आपको जाना है। और इसीलिए हमारे पास टेंथ के बाद 3 स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं: आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। सो बेसिकली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे साइंस में जाना है या कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। कुछ लोग ये मानते हैं कि सोसाइटी में ज़्यादातर साइंस का स्कोप है, कुछ कहते हैं कि कॉमर्स का स्कोप है, कुछ कहते हैं कि आर्ट्स का स्कोप है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम, ये कोई नहीं बता सकता कि बेहतर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे बेहतर या खराब इन दोनों बातों का कोई लेना देना नहीं है। गुड और बैड यहाँ तो है ही नहीं। गुड और बैड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है कि इम्पोर्टेंस किसकी कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस की भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी कॉमर्स की है, और जितनी कॉमर्स की इम्पोर्टेंस है उतनी ही साइंस की है। और ऐसे ही जितनी इम्पोर्टेंस आर्ट्स की है उतनी इम्पोर्टेंस कॉमर्स की है, और जितनी इम्पोर्टेंस साइंस की उतनी इम्पोर्टेंस आर्ट की है। तो मतलब तीनों स्ट्रीम की अपनी इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। तो आप ये ना सोचें कि साइंस बहुत ज़्यादा बेटर है, आर्ट्स डाउनफॉल है। नहीं, ऐसा नहीं है। और आप कंपेयर कर ही नहीं सकते इन तीनों को, क्योंकि साइंस में आप अलग चीज़ पढ़ते हैं, कॉमर्स आप अलग चीज़, अलग डायरेक्शन में जाते हैं, आर्ट आर्ट के अंदर आप पूरा डिफरेंट इन कंपैरिजन टू साइंस एंड कॉमर्स बिल्कुल अलग पढ़ते हैं। और मैंने कहा कि साइंस हो चाहे कॉमर्स हो चाहे आर्ट हो, तीनों की इंपॉर्टेंस है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सोसाइटी को साइंस की भी ज़रूरत है, सोसाइटी को कॉमर्स की भी ज़रूरत है, और सोसाइटी को आर्ट्स की भी ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम हमारी फैमिली की बात करें, तो हमारी फैमिली में आपके पेरेंट्स में से फादर एंड मदर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन बेहतर है आपके लिए, तो आपका आंसर क्या होगा? आप नहीं बता सकते इस कंडीशन में, क्योंकि हमारा कनेक्शन दोनों से है। दोनों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट जितनी इंपॉर्टेंस फादर की है उतनी इंपॉर्टेंस हमारी मदर की भी है हमारी फैमिली में। सो सिमिलरली इन आर सोसाइटी ऑल्सो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तीनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है सोसाइटी के अंदर, और हमें इन तीनों को इम्पोर्टेंट समझना भी है और इम्पोर्टेंस देनी भी है, और इसको फ्यूचर जो जनरेशन है उसको फॉरवर्ड करना है। गलत ट्रेंड नहीं चलाना है, गलत कल्चर डेवलप नहीं करना है। हमारे कंट्री के अंदर कम से कम 2 लाख करोड़ की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रही हैं। ठीक है, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक काम 101% कर रही हैं। ये कुछ और कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन एक काम 101% कर रही हैं। क्यों? ये कहती हैं कि साइंस स्ट्रीम वाले कहते हैं कि साइंस बेटर है, कॉमर्स स्ट्रीम वाले कहते हैं कॉमर्स बेटर है, ह्यूमैनिटीज़ वाले बेटर कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ बेटर है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। और इससे कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह कंफ्यूज होते हैं। उनके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क 101% होता है कि विच इज़ द बेस्ट स्ट्रीम। और हमें इस डिबेट में ना कभी इन्वॉल्व होना है। ठीक है, हमें करना क्या है कि हम अपने जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रीम्स को चूज करें, अपना इंटरेस्ट देखें, और आप अपना ये कॉन्सेंट्रेशन पावर पहले पता करिए कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, और ये सही डायरेक्शन आपको तभी मिल पाएगी जब आप प्रॉपर इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे।
हार्ड वर्क सब करते हैं और हार्ड वर्क इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन सही डायरेक्शन के अंदर अगर हार्ड वर्क नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें एक सही डायरेक्शन चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, क्या वो सही है, या फिर हम इसलिए उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि बाकी सब या ज़्यादातर लोग उस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ठीक है, तो हम भी उनको देखकर भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल सही है या गलत है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन मार्क और उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद से ये पूछिए कि मेरा कंसंट्रेशन कैसा है, ठीक है। ध्यान रखिए, खुद से बिल्कुल सच बोलना है। नाउअडेज कंपटीशन कितना है ये तो आप सब जानते हैं अच्छी तरह। अब आपकी कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग है या नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाउअडेज कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आपको अपने नियर बाय लोगों को देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है। जैसे एग्जांपल देते हैं, आप साइकिल रेस में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ कोई प्रोफेशनल साइकिलिस्ट है जिसने 11 साल से प्रैक्टिस की है साइकिल रेस में भागने की, ठीक है। आप कभी नहीं भागे, इससे मतलब कभी आपने पार्टिसिपेंट लिया ही नहीं साइकिल रेस में, ठीक है। हाँ, नॉर्मली साइकिल चलाते थे आप काफ़ी, लेकिन साइकिल रेस में कभी नहीं भागे। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप जीत पाओगे उस साइकिल रेस को? करो ना हार्ड वर्क, करो भाई, पॉसिबल ही नहीं है। वो 11 साल से साइकिल रेस में भाग रहा है और वो रुकने वाला नहीं है। उसके पास पूरा का पूरा मोमेंटम है, ठीक है। वो अगले 4 साल तक भी ऐसे ही भागने वाला है जैसे वो अभी 11 साल से साइकिल चलाता आया है, और आप अभी चलाना शुरू कर रहे हो साइकिल। तो पहले अपनी कंसंट्रेशन पावर को कंपेयर करना है किसी और के साथ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी अ रियलिस्टिक सॉल्यूशन। हाँ, थियोरेटिकल सॉल्यूशन भी है आपके पास, जहां लोग आपको कह रहे हैं कि भाई भागो, दौड़ो, चलाओ, चलाओ साइकिल। भाई सिंपल सी चीज है कि टू व्हीलर आपके पास है, ठीक है, स्कूटर है, और आप हार्ले डेविडसन के साथ compete करने की सोच रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूटर बुरा है। हाँ, रेस करना अच्छी बात है, लेकिन किसके साथ कर रहे हो पहले ये तो देखो आप। क्योंकि वही स्कूटर रेस के लिए हार्ले डेविडसन बाइक्स के साथ चला जाए तो सोचो क्या होगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। सो बेसिकली जो भी स्ट्रीम को आप चूज कर रहे हो वो सोच समझ के करें, किसी को देख के मत करिए, अपना डिसीजन खुद लीजिए। सजेशंस आप दूसरों से ले सकते हैं, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको, ठीक है। और जिन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ली है, आर्ट्स ली है, तो उनका मैं वार्म वेलकम करना चाहूँगा, ठीक है। और आई होप कि आपको ह्यूमैनिटीज़ पसंद आएगी, आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, और मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई स्टडी पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस होता क्या है और हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, आप मुझे बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स होता क्या है। तो देखिए, बताया गया है कि पॉलिटिक्स इज द प्रोसेस बाय विच ग्रुप्स ऑफ पीपल मेक डिसीजंस। मतलब पॉलिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो ग्रुप्स है लोगों का वो मिलकर डिसीजन लेता है, ठीक है। देखिए, सोसाइटी में हर जगह पॉलिटिक्स है, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ सोशल रिलेशंस इन्वॉल्विंग ऑथोरिटी और पावर, द रेगुलेशंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स एंड द मेथड्स एंड टैक्टिक यूज टू फॉर्मुलेट एंड अप्लाई सोशल पॉलिसी। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर सोशल रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ऑथोरिटी और पावर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, पॉलिटिकल यूनिट्स का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और सोशल पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फॉर्मूलेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अब इसको सिंपल वर्ड्स में हमें समझना है। देखिए, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मास्टर साइंस। देखिए, मैंने बहुत बड़ी बात कही है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वाई आई एम सेइंग दैट कि पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मास्टर साइंस। देखिए, पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड थिंग। अगर पॉलिटिक्स इतनी ही अगर वर्स्ट होती तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में या वर्ल्ड का कोई एक कंट्री आप मुझे बताते हैं जहां पॉलिटिक्स एग्जिस्ट ना करती हो, ठीक है। पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
पॉलिटिक्स हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है। दैट इज़ वाई मैंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मास्टर साइंस। फुल लैंग्वेज में, वन सेंटेंस में अगर मैं बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, तो इट मीन्स इट इज़ अ कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। मतलब प्रॉब्लम्स जो भी हैं सोसाइटी की, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, और ये काम पॉलिटिकल साइंस ही करती है, पॉलिटिक्स ही करती है। समझ में आया आपको? ये देखिए, अमेरिकन पॉलिटिशियन है डेविड ईस्टन। इनका मानना है कि इन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स के बारे में क्या होता है पॉलिटिक्स। ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स एक आर्ट है, ठीक है। इन्होंने कुछ 4 एलिमेंट्स बताए हैं पॉलिटिक्स के। जैसा पहला है, फर्स्ट है ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। मतलब डिसीजंस लेने पड़ते हैं हमें, ठीक है, कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस दें हम, किस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हुए हमारी क्या लिमिट्स हैं, ठीक है। एज अ गवर्नमेंट, एज अ स्टेट गवर्नमेंट और एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में कहा है इन्होंने ये, क्योंकि एक अच्छी गवर्नमेंट उसी को कहते हैं जो अच्छे डिसीजंस ले, प्रॉब्लम्स सोसाइटी की जो है उनको सॉल्व करे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन निकाले, ठीक है। और और एक चीज़ और, कि गवर्नमेंट के अपनी लिमिट्स को पता हो, गवर्नमेंट के क्या खुद के लिमिट्स हैं, ठीक है, और जो भी करे उससे सोसाइटी के लोगों को सेटिस्फैक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ठीक है, अपने पार्ट्स को गलत तरीके से यूज़ ना करे। सेकंड जो हमारा पॉलिटिक्स का एलिमेंट है वो है पब्लिक अफेयर्स। देखिए, पब्लिक अफेयर्स को समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि 2 तरह के अफेयर्स होते हैं। एक तो होता है पब्लिक अफेयर, एक होता है प्राइवेट अफेयर, ठीक है। अब पब्लिक अफेयर को समझने के लिए सबसे पहले मैं प्राइवेट अफेयर की बात करता हूँ। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। और दूसरा पब्लिक अफेयर होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो है वो रेगुलेट करे, ठीक है, इंटरफेरेंस करे। कहने का मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज कर सकती है और रेगुलेट करने का काम कर सकती है। फिर देखिए, हमारा जो पॉलिटिक्स का थर्ड जो एलिमेंट है वो ये है कॉपरेशन एंड स्ट्रगल। मतलब सोसाइटी के अंदर समझौते हों, ठीक है, और स्ट्रगल कम से कम हो। लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि कॉपरेशन हो, स्ट्रगल ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, या स्ट्रगल हो, कॉपरेशन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों का एग्जिस्टेंस है, लेकिन कॉपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, समझौते ज़्यादा से ज़्यादा हो, और स्ट्रगल कम हो। और जो हमारा फोर्थ एलिमेंट है वो पॉलिटिक्स का, वो है पावर। ये देखिए, का मतलब बताया गया है कि कंट्री की या स्टेट की एक्टिविटीज़ को ही हम पॉलिटिक्स ना समझें। बताया गया है कि अक्सर पॉलिटिक्स में जो लीडर्स होते हैं वो पावर का इस्तेमाल करते हैं, और सोसाइटी में कोई भी हो जाए, पावर जिसके पास भी होती है वो इसका यूज़ अच्छी चीज़ों के लिए भी करता है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं उनके लिए, उस चीज़ों के लिए भी करता है। पावर का यूज़ रिसोर्सेज के प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी किया जाता है, और पावर का यूज़ सोसाइटी के अंदर जो बैकवर्ड हैं, जो वीकर सेक्शन हैं, उनको सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। विमेन एम्पावरमेंट तो हम जानते ही हैं कि बहुत ज़रूरी है, और इसको हमें आगे डेवलप करना है, और फ्यूचर जो जनरेशन है उसको भी ये चीज़ बताना है, ताकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो हमारी सोसाइटी से, और कोई भी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे न्यूट्रल सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट होना बहुत ज़रूरी है। वी कैन से दैट कि पॉलिटिक्स साइंस इज कॉल्ड अ मास्टर साइंस, एंड पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर आवर सोसाइटी, बिकॉज इट प्रोवाइड्स सॉल्यूशन टू द सोसाइटी। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालती है, और जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे सॉल्यूशंस होंगे, 101% होंगे। तो सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इट इज़ अ इंट्रोडक्शन पार्ट, ओके, एंड लेटर वी विल डिस्कस अबाउट इट मोर। सो थैंक यू वेरी मच।